एक वचन होना चाहिए और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। नहीं, आज होंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, एक वचन अन्य पुरुष करण कारक, एक वचन अन्य पुरुष करण कारक। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? अन्य पुरुष की बात कर रहा है। पहले इसको उठाओ, उस यहाँ सब में क्या है? अन्य पुरुष है। करण कारक की बात कर रहा है, ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन करिएगा एग्जाम में। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है या के द्वारा होती है? आपको खूब अच्छे से पता है। तो यहाँ देखो से है या के द्वारा, आप कहोगे सर से है। देखो एक ये कट गया और एक आपका ये कट गया, दो कट गए, बचा कौन? एक आपका ये बचा और दूसरा आपका कौन सा बचा? दूसरा आपका ये वाला बचा। अब क्या कह रहा है? एक वचन होना चाहिए। अब एक वचन क्या होगा? आपका ये जो उस है ये एक वचन है, और अगर उन होता उन तो ये क्या हो जाता? ये बहुवचन में आ जाता। ये किस में आता? आप कह देते बहुवचन में। तो अगर आपने यहां पे लगा दिया उससे तो ये क्या हो गया? एक वचन। और अगर आपने यहां पे कह दिया उनसे तो ये क्या बन गया? बहुवचन। उनसे बन गया तो ये बहुवचन बन गया। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो यहां कह रहा है उससे, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सभी को बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रसदोष किस स्थिति में नहीं माना जाता है? बताइएगा। जो रसदोष है वो किस स्थिति में? अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा, नेट का काम चल रहा है, हो सकता है बीच में नेट कट भी जाए। बात कर लीजिए, पूछिए एक बार। अच्छा, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है जहां विभाव अनुभाव की योजना संगत ना हो वहां पे, जहां एक ही रस की बार बार दीप्ति हो वो, जहां रस की व्यंजना की सूचना उसके नाम के कथन द्वारा की जाए, रस के अंगों का अनुकूल वर्णन हुआ हो। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो आ जाओ समझाता हूं। कह रहा है निम्नलिखित में से रस दोष किस स्थिति में नहीं माना जाएगा? देखो, जहां विभाव और अनुभाव की योजना संगत ना हो, अगर विभाव अनुभाव मान लो सही नहीं है तो वहां रस नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब विभाव होगा तभी क्या करेगा? विभाव अनुभाव। विभाव होगा तो जागृत करेगा, उद्दीपन तीव्र करेगा, अनुभव होगी तब शारीरिक चेष्टा होगा। तो कह रहा रस दोष किस स्थिति में नहीं माना जाएगा? तो ऐसी स्थिति में आपका रस दोष होता है जहां एक ही रस की बार बार दीप्ति हो। तो जहां एक रस की अगर बार बार दीप्ति हो रही है, मतलब एक ही रस बार बार आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां भी आपका रस दोष माना जाएगा। तो जहां रस की व्यंजना की सूचना उसके नाम के कथन द्वारा की जाए, तो अगर रस की व्यंजना की सूचना उसके नाम के कथन द्वारा की जा रही तब भी रस दोष माना जाएगा। लेकिन रस के अंगों का अनुकूल वर्णन हुआ हो, रस के अंगों के अनुकूल अगर वर्णन हुआ है, रस के अंगों का अनुकूल वर्णन हुआ है, तब आपका रस दोष नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 वाला। कह रहा है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? मतलब इधर आपके शब्द लिखे हैं और इसका अर्थ इधर है, इधर शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पे है, यहाँ शब्द है, इसका अर्थ इधर है। बताइएगा कौन सा वाला गलत है? आंसर करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी से स्पीड में आंसर करिएगा। आ जाओ बताते हैं। देखो यहाँ कह रहा है झक और झस। तो झस का मतलब क्या होता है? झस का मतलब मछली होता है। और अगर झक कह देता झक, तो झक का मतलब भी क्या होता है बच्चे? मछली का ही पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा तुम्हें झक लग गई। झक मतलब सनक। सर सही है यार। रंजक का मतलब क्या होता है? रंजक, रंज करने वाला, मतलब चित्रकार बोलेंगे। रजक का मतलब क्या होता है? बोलो सर धोबी होता है। कह रहा अशुद्ध अर्थ वाला बताना, जो गलत है वो बताइएगा आप। ठीक है, अज का मतलब ईश्वर भी होता है। देखो ये अज अनेकार्थी शब्द है, मैंने आपको बताया है। अज के कई सारे मतलब होते हैं। अज जो है जो ना जन्मा हो उसे कहते हैं। राजा दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है। राजा दशरथ के पिता, राजा दशरथ के पिता, इनको भी अज कहा जाता है। अज मतलब ईश्वर भी होता है। अज किसको कहा जाता है? अज ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, आपको पता होगा। अज जो है वो विष्णु जी को भी कहा जाता है, अज ध्यान रखिएगा। अज जो है वो शिव जी को भी कहा जाता है, और अज बकरा को भी कहा जाता है। जो बकरा होता है उसको भी अज कहा जाता है। अच्छा, अजा बकरी को बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। जब अज बकरा को बोलते हैं तो अजा बकरी को कहते हैं। अच्छा, दो वाला फिर से समझा रहा हूं। देखिए जरठ का मतलब क्या होता है? जरठ वृद्ध कह रहा है और जठर अग्नि को कह रहा है। नहीं, जठर का मतलब होता है पेट। तो जठराग्नि होता है तब जठर, पेट, जठर मतलब पेट को बोलते हैं। और जरठ जो है वो वृद्ध को नहीं कहा जाता। ठीक है, एक बार आंसर करेंगे सभी लोग। सॉरी, जरठ का मतलब आपका बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है। जरठ का मतलब क्या होता है? बूढ़ा अर्थात वृद्ध होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। लेकिन जठर का मतलब क्या होता है? पेट होता है, उदर होता है। जठर का मतलब क्या होता है? पेट होता है, उदर होता है। मतलब गलती कहां पे है? 4 वाले में है। आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बता दे। कह रहे देखो निम्नलिखित में से रस दोष स्थिति में नहीं माना जाता। ये यूपी ट्रिपल में जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आ सकता है। कह रहा जहां विभाव अनुभाव की योजना संगत ना हो, जहां विभाव अनुभाव की संगति नहीं हो रही, वहां आपका रस दोष माना जाता है। और यहां क्या पूछ रहा है? किस स्थिति में रस का दोष नहीं माना जाता है, आपको यह बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है?
कह रहा जहां एक ही रस की बार बार दीप्ति हो रही हो, दीप्ति मतलब जहां एक रस बार बार आ रहा हो, ठीक है ना, वहां भी क्या होगा, रस दोष माना जाएगा। जहां रस की व्यंजना की सूचना उसके नाम के कथन द्वारा की जाए, रस की व्यंजना की सूचना, व्यंजना मतलब उसके अर्थ की बात कर रहा है, सूचना उसके नाम के कथन द्वारा की जा रही है, तो फिर क्या होगा, रस दोष होगा। लेकिन रस के अंगों का अनुकूल वर्णन हुआ हो, वहां रस दोष नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, बताइएगा। वंजक, वंद्य, कंपटी, रंजक। अब देखो रंजक आपने क्या पढ़ा, यहां रंजक का मतलब होता है चित्रकार, तो ये रंजक क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये चित्रकार होगा, ये चित्रकार का पर्यायवाची है, जिसको आप चितेरा भी कहते हो, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा अब्जा, अब्जा मतलब जल में जन्म लेने वाली, जैसे मछली हो गई। विषयी अलग है, चंचला अलग है। चंचला चपल स्त्री को भी कहते हैं, स्त्री को भी कहते हैं, चपल को भी कहा जाता है, और चपल स्त्री को भी चंचला कहते हैं। बिजली को भी चंचला कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी अलग हो गया, अब्जा अलग हो गया। उसके बाद कह रहा है विकच है, उत्फुल्ल है, विकसित है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। वंजक, वंद्य मतलब होता है स्तुत्य जिसको बोलते हैं, स्तुत्य मतलब वंदना करने योग्य, स्तुति करने योग्य, या जिसको आप प्रशंसनीय कहते हो। क्या कह सकते हो, प्रशंसनीय कह सकते हो, ठीक है ना, प्रशंसनीय बोलते हो आप, ठीक है। कपटी का मतलब क्या होता है भाई, कपटी मतलब छली होता है, जिसको प्रपंची कहते हो, प्रपंची बोलते हो आप, प्रपंची। ये हो गए इसके कपटी, ठीक है ना, धूर्त बोलते हो जिसको। यहां कह रहा विकच है, उत्फुल्ल है और विकसित है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची। इसका मतलब क्या हो गया, हर्ष भी कहते हुए, प्रसन्न, प्रसन्न भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, प्रसन्न कह सकते हो, प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न भी कह सकते हो। उल्लास भी कह सकते हो, उल्लास, उल्लास भी आप बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये आमोद प्रमोद के हो गए, हर्ष उल्लास के हो गए, डी वाला आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के, लेट हम हुए हैं, आप कहां, आप तो ठीक हैं यार। कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, ये बताएगा। देखिए ऋजु का मतलब क्या होता है, ऋजु का मतलब होता है सीधा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, मतलब सही है। उद्धत का मतलब होता है दुष्ट, उदंड। विनीत का मतलब होता है विनम्र, मेरे जैसा, सही है। ऊपर का मतलब होता है ऊपर की ओर, अधा का मतलब होता है नीचे की, नीचे, तो ये क्या होगा, ये भी सही हो गया। संशय का निसंशय नहीं होता है, याद रखिएगा। संशय का क्या होता है, संशय का आपका असंशय कर देंगे, असंशय कर देंगे, निसंशय नहीं करेंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या बनेगा, राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें भी गड़बड़ करी है आप लोगों ने। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमिलित करना है और बताना है आंसर कौन सा होगा। कह रहा है शताब्दी, आ जाओ एक एक को तोड़ के बताता हूं। तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, शत अब्दों अर्थात 100 वर्षों का समाहार। तो शत अर्थात 100 हो गया, 100 हो गया शताब्दी। अब्द मतलब क्या हो गया, बोलो सर। अब्द मतलब जल भी होता है, अब्द का अब्द मतलब बादल को भी कहते हैं, अब्द वर्ष को भी कहते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, वर्षों का, वर्षों का जो समाहार है, समाहार, उसे क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इधर लिख देता हूं, इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद अठन्नी, 8 आने का समाहार, 8 आनों का समाहार, 8 आनों का समाहार, यहां भी द्विगु समास है आपका। सतसई का मतलब क्या होता है, 700 का समाहार, 700 का क्या हो जाएगा, समाहार हो जाएगा। दिख रहा है ना सभी को, इधर आ जाओ। निरव, निरव का मतलब क्या होता है, निर, धन अव हो जाएगा। अनु प्लस गुण होगा, देखो अव्यय लगा हुआ है यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अति प्लस आचार निकलेगा, यहाँ से अति उपसर्ग निकलेगा। तो यहाँ उपसर्ग लगा, यहाँ उपसर्ग लगा, यहाँ उपसर्ग लगा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आप कहोगे सर ये अव्यय भाव समास हो गया, और ये क्या है, आप कहोगे सर ये द्विगु समास हो गया। लता से आच्छादित, अब इसको तोड़ देता हूं मैं। ये लता से आच्छादित या लताओं द्वारा आच्छादित, लता आच्छादित कह रहा है, लता से आच्छादित कह सकते हो, या लताओं द्वारा आच्छादित, लताओं द्वारा, लताओं के द्वारा, लताओं के द्वारा आच्छादित मतलब ढका हुआ। आच्छादित का मतलब क्या होता है, ढका हुआ कह सकते हो। तो ये इसके लिए बन गया आपका, सॉरी ये किसके लिए बन गया, इसके लिए बन गया। आनंद में, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर आनंद, आनंद में, आनंद में मैं है, मग्न है। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे, उसके बाद कह रहा है सुबह, कनकटा, कनकटा मतलब कानों का कटा हुआ कह सकते हैं। उसके बाद शुभ, शुभ है जो अवसर, और नव है जो अंकुर, चरम है जिसकी सीमा, अर्थात ये कर्मधारय समास और ये तत्पुरुष समास। ऐसे समय लगता है। अब यहां क्या कह रहा है देखिएगा, अब इनमें समय तो लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पहला वाला किससे, पहला वाला खा से, तो पहला वाला खा यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको काट दो।
दूसरा वाला किससे है? दूसरा वाला आपका का से। दूसरा वाला का कहां पे भाई? दूसरा वाला देखो ये कट गया, दूसरा का इसमें, इसमें। तीसरा वाला गा से है, तीसरा वाला गा यहां पे है। आंसर आपका कौन सा होगा? ये वाला राइट होगा, सी कर दीजिएगा। क्लियर? बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैराग्य होने पर किस रस की उत्पत्ति होती है, ये पूछ रहा है। तो करुण रस की, भाई शोक होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद होने पर क्या होता है? निर्वेद होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद हो गए आप। और विभत्स में क्या होता है? जुगुप्सा होता है, घृणा होती है, जुगुप्सा घृणा। और उसके बाद क्या? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप कहोगे सर उत्साह होता है, जब उत्साह आता है तो वीर रस होता है। और अद्भुत में आपका विस्मय रस, वो अद्भुत रस में आपका विस्मय होता है, अचरज बोलते हैं जिसको। ठीक है। अब कह रहा वैराग्य कब होता है? जब आप निर्वेद ले लेते हो। सर जी आप पढ़ाते, हम देखते रहेंगे किसमें तुक्का सही हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, वैराग्य मतलब आपने क्या किया भाई? आप निर्वेद हो गए, मतलब मोह माया प्यार मोहब्बत सबसे अलग हो गए, अलग थलग हो गए, विरक्त ले लिया आपने। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपके अंदर शांत रस की निष्पत्ति हो गई। तो यहां पे आंसर कौन सा बनेगा? कहेंगे सर वैराग्य होने पर केवल एक होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं शांत रस। सॉरी, सी वाला कहां पे? केवल सी, ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी इज राइट। बोलो क्या क्लियर है सभी को? एक बार बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव का युग्म नहीं है, वो कौन सा है बताइएगा। गृह का घर होता है, देखो ये गृह है और ये घर है, ये तत्सम ये तद्भव, सही है। दधि का दही होता है, सही है। मयूर का मोर होता है, सही है, आसान है, टफ नहीं है। हस्त का हाथ होता है, ये भी आसान है। दंड का डंडा होता है, ये भी आसान है। वधु का बहू होता है, ये भी आसान है। भाई आप कहते हो ना पतोहू को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर पतोहू को पुत्र वधु कहा जाता है, पुत्र वधु। तो बहू को वधु बोला जाता है ना। अब कह रहा चक्षु का चक होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि आंख का अगर आपसे पूछे तो आंख का क्या करोगे? आंख का अक्षी होता है, आंख का तत्सम अक्षी होता है। और चख का चख होता है, चक्षु होता है। निंद्रा तत्सम शब्द है, नींद तद्भव है, सही है। घृत का घी होता है, ये भी सही है। अच्छा यहीं पे आपसे पूछे छाछ का क्या होता है, जरा बताओ, तो आप क्या कहोगे? छाछ का छच्छिका होता है, याद रखेंगे, छाछ का छच्छिका होता है। दंत का भाई दांत हो गया। बाहु का बाह हो गया, नहीं गड़बड़ कर दिया यहीं पे। बाहु का तो भुजा होता है मेरे दोस्त, बाहु का क्या होता है? बोले सर भुजा होता है। और स्तन का क्या हो जाएगा? स्तन का आपका थन हो जाएगा, सही है। इसका मतलब गड़बड़ी केवल एक में थी और यहीं पे थी। डी वाले में आंसर क्या होगा आपका? डी वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, छाछ को छच्छिका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा होगा बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपने आप, और वो भी कैसे? एकदम जैसे जूनियर असिस्टेंट में इस बार पूछे जाएंगे, सेम टू सेम वैसे ही। अब आप पेपर दीजिएगा। अब मैं फ्री हो पाया हूं ना, रात को 9 बजे वाली क्लास हटवा दी है जो जीडी में चलती थी। मैं कहा था जैसे ही जीडी से फ्री होऊंगा फिर पूरा फोकस मेरा जूनियर असिस्टेंट पे होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आप पेपर दीजिएगा, जाकर के पढ़िएगा, क्लास पहले लीजिए। आकीर्ण का विसर्जन, इप्सित का अभिप्सित, आद्रत का निराद्रत, दोष का सदोष। इसमें कह रहा है कि कौन सा वाला विलोम दृष्टि शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है बताइएगा। अब इप्सित अनिप्सित एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इनका विलोम क्या होता है? इनका विलोम अनिप्सित होता है। क्या बोलेंगे? अनिप्सित आप कह सकते हो, ठीक है। कह रहा आकीर्ण का, और देखिए आकीर्ण का क्या कर दोगे? विकीर्ण करोगे, विकीर्ण कर दीजिएगा। आकीर्ण का आकीर्ण संकीर्ण एक ही बात होती है। विसर्जन का क्या हो जाएगा? आपका आवाहन का विसर्जन होता है। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां पे आप आह्वान लिखोगे, आह्वान। उसके बाद क्या लिखोगे? विसर्जन। उसके बाद कह रहा सदोष का क्या हो जाएगा? सदोष का यहां पे आप कह सकते हो, निर्दोष कह सकते हो। निर्दोष मतलब जिसके अंदर दोष ना। अच्छा दोष का क्या हो जाएगा? गुण होगा, क्योंकि गुण का दोष होता है, तो यहां कर देंगे ऐसे। बचा कौन सा? आद्रत का निराद्रत। आद्रत मतलब जिसका आदर किया गया हो, निराद्रत मतलब जिसका निरादर किया गया हो। तो जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? सी वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। मैं पता है जब ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें व्यूज बहुत कम आएंगे, ये भी मुझे पता है। इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे, व्यूज उसमें ज्यादा आएंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन हमको देना है यहाँ पे सिलेक्शन। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने प्री में खूब ढेर सारे बच्चों को हिंदी में खूब 100% स्कोर किया है। वीडियो में भी ऐसे ही किया था, आप लोग भी ऐसे ही करो। तो कह रहा स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परे, तू पच्छिन ना मारे। आंसर करके बताओ कौन सा अलंकार है। आंसर करो जल्दी, सभी लोग स्पीड में आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। क्वेश्चन मजेदार है, समझते हुए चलिएगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा, अगर इजी रखना हो तो बता दीजिएगा कि विनय भैया अब ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे मेरे से, इनको इजी रख दीजिएगा। अब क्या कह रहा देखिएगा, जब किसी एक उक्ति को समझाने के लिए हम दूसरी उक्ति का प्रयोग करते हैं
जब हम किसी एक एग्जाम्पल को जब किसी एक बात को समझाने के लिए जब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल आपको बताते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां अन्योक्त अलंकार होता है, याद रखिएगा। अब यहां कह रहा है स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार, कि स्वार्थ की वजह से तुम ये नहीं देख रहे हो कि उसकी क्या व्यथा है। पक्षी जो है ऐसा विचार कर रहा है और बता रहा है, बाज से कह रहा है बाज पर आए पानी पर तू पक्षिन ना मार, कि भैया पक्षियों को ना मारो। मतलब ये समझा रहे कि बाज पर आए पानी पर, ठीक है, कि बाज को अगर क्या कह रहा है, बाज पर आए पानी पर, कि बाज जो है वो पक्षियों को मार रहा है, तुम वही वाला हाल कर रहे हो। ये विहंग मतलब पक्षी विचार के आपस में बात कर रहा है। तो यहां एक उक्ति को समझाने के लिए दूसरी बात कही जा रही है, तो यहां क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार होगा, ध्यान रखेंगे। विशेषोक्ति अलंकार कब होता है, जैसे आपने कहा कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच क्या है, पानी बीच मीन प्यासी, मीन प्यासी, और मोहे सुन सुन आवे हंसी, मतलब पानी के बीच में मछली है और वो प्यासी है। तो ये तो कैसी हो गई भाई, ये विशेषोक्ति अलंकार हो गया कि ये तो विशेष मतलब है आपकी, क्या बोलते हैं, विशेष युक्ति हो रही है कि पानी के बीच में मछली रह रही है और फिर भी प्यासी है। कहते क्या कहते, नहीं ऐसे ही है कुछ, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, कि बारिश हो रही है और तुम प्यासी हो। चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा के। उपमा अलंकार के बारे में आपको पता है कि जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, सदरस आ जाए, सदरस आ जाए और सरिस आ जाए। अच्छा, एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका और है। अब देखो उपमा अलंकार आप जानते हो इसमें है नहीं, विशेषोक्ति होगा नहीं, बचा कौन सा, अतिशयोक्ति भी इसमें नहीं है, फिर होगा कौन, अन्योक्ति। ऐसे भी कर सकते हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जोड़ा सुमिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। सुनने योग्य सुननीय, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, पूजा करने योग्य पूजनीय, पढ़ने योग्य पठनीय, इनमें से कोई नहीं। आंसर करके बताएंगे। आज लेवल मस्त है, अभी सबके लेवल निकलेंगे, टेंशन मत लो। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मैंने कहा ना फ्री हो पाया हूं मैं, अब इधर फोकस है पूरा। तो पढ़ने योग्य पठनीय, पूजा करने योग्य पूजनीय, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, लेकिन सुनने योग्य सुननीय नहीं होता। सुनने योग्य या तो आप श्रव्य करोगे या क्या करोगे भैया, या श्रवणीय करोगे, श्रवणीय, श्रवण प्लस ईय ऐसे करोगे। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, ए वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। सुननी नहीं होता है, कह रहा इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। निर्वाह का निर उपसर्ग है, आ जाओ तोड़ के देख लेते हैं। यहां इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, निर निकलेगा, उसके बाद वाह निकलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेगे क्या निकलेगा, परि निकलेगा, उसके बाद आवरण निकलेगा, परि प्लस आवरण हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अधि निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, कार निकलेगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ये नहीं आएगा। इसको तोड़ेंगे तो यहां से आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर कलंक आएगा। अगर हिंदी वाला निकालना है तो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, निष्कलंक है ना, निस आ जाएगा ऐसे, उसके बाद कलंक आएगा। अगर हिंदी में पूछे तो ऐसे, संस्कृत का पूछे तो ऐसे, ऐसे कर दोगे। आंसर आपका कौन सा बनेगा, बी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या सभी को, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ताड़न जात वर्ण, अब देखो आपसे अगर पूछ ले उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछे उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे विकसित व्यंजन किसे कहा जाता है, विकसित व्यंजन, अगर आपसे पूछ ले अतिरिक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, तो बोले सर इसी को कहते हैं, इसको ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। बोले सर बात सही है। कह रहे ईस्ता स्पृष्ट, इसको क्या कहते हैं, जो भाई तालु से बोला जा रहा है। विवृत की बात कर रहा है, जा और झा कह रहा है, ईषद विवृत या और वाह कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे अरे दादा रे दादा, वर्णमाला में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्या। तो ये थोड़ा सा संस्कृत वाला टच है। अब देखो यहां समझिएगा, कह रहा वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है ईशत स्पृष्ट, मतलब ईशत की पीठ को छू रहा है, नहीं ईशत को छू रहा है। वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ईशत और स्पृष्ट मतलब सा और सा, तो ये कौन सा हो गया, ये तालव्य वाला हो गया। और ये कौन सा हो गया, आप कहोगे सर ये मूर्धन्य वाला हो गया, मूर्धन्य, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि विवृत जा और झा, जा झा, अविवृत होता है जा और झा। और उसके बाद कह रहा है ईशत विवृत, ईशद विवृत या और वाह हो रहा है। अच्छा, तो यहां जो बन रहा है वर्णों की ध्वनिगत, देखो ध्वनि के आधार पे आप जब देखोगे तो ये वाला मटेरियल भी सही है, ये वाला भी सही है, और आपका ये वाला भी सही है, ठीक है। फिर ये ध्वनि के आधार पे नहीं होता है,
ये इसकी विशेषता है ताड़नजात वर्ण, क्योंकि ये बिंदी जो लगी है इसको ताड़नजात कहते हैं। तो कह रहा वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ध्वनि वाला ये नहीं होगा, ताड़नजात नहीं। अगर यहाँ पे उत्क्षिप्त होता, उत्क्षिप्त का मतलब लुढ़का हुआ, तो ऐसी कंडीशन में बेशक आप कर सकते थे। तो ताड़नजात वर्ण ये ध्वनि के आधार पे विभेद इसका नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब ध्वनि के आधार पे विभेद होता है। सॉरी, यहाँ ये वाला तालव्य वाला है और ये वाला मूर्धन्य वाला है। अब कह रहा है ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट का मतलब क्या हो गया कि भैया ये जब इसका उच्चारण करते हो तो ये ईसत मतलब तालु से भी आता है, स्पृष्ट मतलब आपका मूर्धन्य से भी आता है। उसके बाद कह रहा विव्रत में आपका जा भी है, झा भी है, वैसे विव्रत स्वर होते हैं, तो यहाँ जा भी आएगा, झा भी आएगा, जिसमें मुंह पूरा खुल जाए, जा झा। अच्छा, ईषद विव्रत का मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे अर्ध विव्रत होता है, या और वा आ जाएगा जिसमें लगभग आधा मुंह खुले। इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, आंसर आपका ए वाला कर दीजिएगा, ये ध्वनि के आधार पे इसका भेद नहीं होता है। हाँ, और देखने में आपका जो है ए सही है। रीजन क्या है, जितने ये शब्द मैंने लिखे भाई, उत्क्षिप्त, द्विगुण, विकसित और ताड़नजात, ये सब इसी को कहा जाता है। लेकिन जब आप इस वाले शब्द को पढ़ोगे ना, तो यहां से ये डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इसका जो भेद किया गया है वो वर्गीकरण के आधार पे किया गया है, ध्वनि के आधार पे इसका भेद नहीं होता है। ध्वनि के आधार पे आओगे तो फिर ये कहां से बोले जा रहे हैं वो आपके देखे जाएंगे, उच्चारण के आधार पे। क्वेश्चन कह रहा है कि मुहावरा और उसके अर्थ का युग्म सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा कितने लोग हैं ऐसे। देखो, दो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे। पहला वाला ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मुझे खूब अच्छे से पता है। और दूसरा एक क्वेश्चन और है, मैं दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो भी आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा। वास्तव में इनके इन दोनों के जो लेवल हैं वो कुछ ज्यादा ही हाई हो गए। कल से इतना लेवल नहीं रखूंगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मुहावरा और उसके अर्थ का युग्म सुमेलित नहीं है। वैसे जहां से जूनियर असिस्टेंट इस समय कॉपी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, समझ लीजिए वहीं से कॉपी मैं भी उड़ा रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। जो केवीएस, एनवीएस, टीजीटी के जो आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं, आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट के जो अभी लगातार पेपर हुए हैं, अधिकांशतः क्वेश्चन आपके वहीं से कॉपी पेस्ट मारे गए। कहां से? जो केवीएस, एनवीएस का जूनियर असिस्टेंट हुआ है, एनसीईआरटी के बेस पे वो क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा घी के दिए जलाना मतलब खुश होना या खुशी मनाना, चित्त पर चढ़ना बहुत पसंद आना, छाती पर मूंग दलना दुखी करना, दौड़ धूप करना, भागम भाग मचाना। इसमें से कोई नहीं, आंसर कौन सा होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो। अब इसमें भी कई लोग गड़बड़ाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन आंसर कौन करेगा जरा बताओ, कौन कौन आंसर कर रहा है। देखो, एक लोगों का आंसर गलत आ गया, सुनैना राजपूत जी। सुनैना राजपूत जी का आंसर गलत। अरे घी के दिए जलाना खुश होना सही है, या प्रसन्नता भाई जाहिर करना, ये भी सही है। अब कह रहा चित्त पर चढ़ना बहुत पसंद आना, ये भी सही किया, हमारे चित्त पे चढ़ गया। चित्त बोले तो दिल पर, हृदय पर चढ़ गया है, अब इसको हम लेकर रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा, छाती पर मूंग दलना दुखी करना, ये भी बात क्या है, बोल सर ये भी बात सही है। कह रहा दौड़ धूप करना, भागम भाग होगा नहीं, दौड़ धूप करना मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है बंदा, कठिन परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। 500, 718, 719, 717। जो बिहारी की सतसई है, बिहारी सतसई एक ही है इनकी, आपको पता होगा। इसमें दोहे कितने हैं बता दो। अच्छा, रेनू जी ने कहा 700 होंगे, वेरी गुड। और नीरज जी कह रहे सी होगा। अच्छा, हर्ष सिंह जी कह रहे 718 होगा। और प्रिया पटेल कह रही सर बी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 718 है। अब डी मतलब सारे ही आंसर आ रहे हैं, मैं समझ गया। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, सी वाला आंसर याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन अच्छा है। गंधसार, मलय, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द किसके पर्यायवाची है? मेंढक, नाव, चंदन, मोर। मेंढक को क्या कहा जाता है? मेंढक को मंडूक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मेंढक को मंडूक कहा जाता है, याद रखिएगा, मंडूक बोलेंगे, मंडूक कहा जाता है। इसको दादुर बोला जाता है, याद रखेंगे। इसको दरदुर कहा जाता है, दरदुर बोलेंगे। इसको मेघप्रिय कहा जाता है, मेघप्रिय। इसको मेघप्रिय भी बोलते हैं, वो सॉरी मेघप्रिय मेघप्रिय की बात है। वर्षाप्रिय भी कहा जाता है, वर्षाप्रिय भी कहा जाता है।
इसको भेख के नाम से जाना जाता है, इसको भेक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाव का पर्यायवाची क्या होता है, चलो इधर ही बता देता हूं, नाव के कमी है पर्यायवाची। तो नाव को क्या बोलेंगे सर, बेड़ा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको तरी बोला जाता है, तरी भी नाव को कहते हैं। इसको जलयान भी कहते हैं, इसको तरणी भी कहा जाता है, तरणी, तरणी दिया है तब भी नाव का हो जाएगा। बेड़ा भी नाव को बोलते, जलयान भी कहा जाता है, जलयान, ये इसके पर्यायवाची हो गए। उसके बाद इधर आ जाओ, चंदन का क्या, मोर का पहले लिख देता हूं। मोर को क्या कहते हैं बच्चे, मोर को आप यहाँ पे मयूर कहोगे, मयूर बोलते हैं इसको। इसको सीतापांग कहा जाता है, सीतापांग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सीतापांग। इसको सिखी के नाम से भी जाना जाता है, सिखी कहते हैं। इसको केकी भी कहा जाता है। इसको कलापी के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कलापी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको शिखंडी के नाम से जानते हैं, क्या कहेंगे, शिखंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसको शिखंडी कहा जाता है। इसको नर्तक प्रिय कहते हैं, नर्तक प्रिय। इसको भी मेहप्रिय के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, मेहप्रिय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, गंधराज, क्या कहेंगे, गंधराज, गंधराज, मलय, मलय और चंदन। एक चंदन सर है हमारे, उनको हम रॉक कहते हैं, तो चंदन, ये सब किसके हैं, ये सब चंदन के पर्यायवाची हैं। सी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताएंगे सभी लोग। आज हिंदी के प्रश्न सारे गुस्से में। कह रहा संदेशों देवकी सो कहियो, कि ये मेरा संदेश है, ये देवकी से कहना जाकर के कि हो तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं केवल तुम्हारे सुत की धाई हूं। धाई का मतलब जो लालन पालन करती है बच्चे का, उसको क्या कहा जाता है, बोले सर उसको धाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अच्छा, कह रही कि हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रही हो, कि भैया हम पे कृपा करती रहना। कौन कह रहा है, यशोदा जी कह रही, क्योंकि यशोदा जी ने कृष्ण जी का लालन पोषण किया था। बाकी माता कौन थी, उनकी सगी माता देवकी थी। तो वो यशोदा जी कह रही संदेशो देवकी सो कहियो, कि हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रही हो, कि मैंने आपके जो आपका पुत्र कृष्ण है उसकी केवल धाई मात्र हूं, मैंने उनका पालन पोषण किया है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा रस होगा, वियोग वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, संयोग वात्सल्य श्रृंगार। तो यहां पे भाई कृष्ण जी की याद में, जब कृष्ण जी गए थे कंस जी को मारने, जो भी रहा हो, तो उनकी याद में देवकी जी कह रही हैं, संदेशा भेज रही, वो सॉरी माफ करना, यशोदा जी संदेशा भेज रही देवकी के पास। और ये किसके, उनके प्रेम में, मतलब कृष्ण जी के प्रेम में, कृष्ण जी वहां है ना मथुरा में, तो उनके वियोग में तड़प रही है। वियोग वात्सल्य रस होगा, चूंकि यहाँ पे पुत्र की बात चल रही है, सुत की बात चल रही है, और यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर वियोग वात्सल्य रस होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करिएगा, ध्यान रखिएगा। वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, एक वियोग, एक होता है आपका संयोग। तो इन दोनों का स्थायी भाव क्या होता है, वत्सलता ही होता है, वत्सलता होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, प्रेम होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत भक्ति होता है। कह रहा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया आंसर, ये तो सबको पता होगा। खैर आंसर करो यार, बड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हो। मैंने आपसे लाइक शेयर करने को नहीं कहा, मैंने कहा केवल आंसर करो। कम से कम इतने आंसर करते रहो कि मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहूं, मजा आता रहे। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी यार, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, एकदम रुक गए भाई। अब कल से नहीं लाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया। मान लो मैं कोई रचना कर रहा हूं, या मैं भूल गया रचना, मैं यार मैं छोड़ो नहीं करूंगा। आप आए, आपने रचना पूरी कर दी, ग्रंथ को पूरा कर दिया, तो आप क्या हो गए, बोलो सर मतलब वो जो रचना आपने लिखी है उसको छेपक कहेंगे। ठीक है, संलग्न मतलब लगा हुआ, चिपका हुआ। कह रहा क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से तथ्य हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके आंसर बताइए क्या होगा। ये क्रिया से रिलेटेड सारे हैं, ध्यान से समझिएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एक बात बताओ, पहले आप पढ़ लो फिर बताना। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं, वे समापिका क्रिया कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। आंसर बताओ जल्दी 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 आंसर करो सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा और बताइएगा मुझे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर चयन करना है आपको। अब देखो समझो, इधर से ही पढ़ते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। चल से चलना, चल धातु है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य नहीं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, इसका मतलब ये गलत हो गया।
उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बोले सर एकदम सही, ये क्रिया की परिभाषा है, ये तो आपको आनी चाहिए। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती हैं। बोले सर एकदम सही है, ये भी सही है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया नहीं कहते, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा है भैया? आपने देखा सही ये वाला है, बी वाला सही है, उसके बाद आपका सी वाला सही है, और उसके बाद आपका ई वाला सही है। तो बी सी ई कहां पे है? बोलो सर ये रहा। आंसर कौन सा हो गया? बी वाला राइट हो, सॉरी सी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर है क्या? बताएंगे? सही निकल गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्ताक्षर है बताइएगा। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। वैसे तो मतलब संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है समझो। वैसे तो संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छत्रंग्या स्रा, लेकिन संयुक्ताक्षर मतलब जहां पे आधा स्वर आया, जैसे मान लो आपने कहा कंबल, तो ये देखो आधा स्वर आया है, ये मतलब सॉरी आधा व्यंजन और इधर एक व्यंजन, तो 2 व्यंजन अलग अलग जब मिलते हैं आपस में तो संयुक्ताक्षर बनता है। तो ये क्या है? जैसे आपने कहा कंबल, ये संयुक्ताक्षर बन रहा है। तो ऐसा संयुक्ताक्षर कहां पे है ये आपको बताना है। देखो बिल्ली, दिल्ली और मिट्टी, इनमें क्या हो रहा है? इनमें द्वित्व हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको द्वित्व वर्ण बोलेंगे। द्वित्व वर्ण है। द्वित्व वर्ण मतलब द्वित्व ध्वनि या द्वित्व वर्ण मतलब 2 समान आ रहे, दिल्ली बिल्ली दिल लगी ऐसे, लेकिन ये जो कुम्हार शब्द है ये संयुक्ताक्षर बना रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। अब बोलो क्लियर है, सबका आंसर ए आ गया, वेरी गुड। अगला कह रहा अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा बताएंगे। जिसमें अशुद्ध हो वो बताएगा। प्रणय का प्रेम, परिणय का विवाह, आशय का हृदय, आश्रय का शरण, कास लंबी घास, कांस खासी, वक्र तिरछा, वृक भेड़िया। एकदम आसान है, थोड़ा सा भी अगर जानते होगे, कभी भी तत्सम तद्भव अगर मेरे द्वारा पढ़े होगे तो आपको पता होगा, या अपने द्वारा भी आपने पढ़ा होगा तब भी पता होगा। चलिए आस्था जी आंसर करेंगे, बादल जी आंसर करिए, नीरज जी, अनुराग, राम नरेश, रेणु, महिमा, सोनाली, सभी लोग आंसर करो। कई लोगों के आंसर नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूं, बड़ा पाप लगेगा जो आंसर नहीं कर रहा है। बादल पढ़ाई करो, आस्था से मत पूछो बहुत दिन बाद या आज आई या कल आई, कुछ नहीं होगा इससे। जब तक ये नहीं आएगा तब तक भाई कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। तो मैं देखता रहता हूं आपको, आपके कमेंट को ऑब्जर्व करता रहता हूं, लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूं एज ए छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, समझ लो, पढ़ाई कर लो। ये बकैती से कुछ नहीं रखा क्लास में, कुछ होने वाला नहीं। ऐसे दांत निकालते रह जाओगे, सीट कोई और ले जाएगा, तुम फिर हाल चाल पूछते रहना आस्था से, आस्था चली जाएगी निकल के। प्रणय का प्रेम होता है, सही है। प्रणय किसे बोलते हैं? सखी भाव मिश्रित अनुराग, जिसमें सख्य भाव मिश्रित अनुराग हो उसे प्रणय कहा जाता है। परिणय का मतलब विवाह होता है। आश्रय का मतलब होता है हृदय भी होता है, और आश्रय का मतलब शरण होता है, ये आपको पता है। वक्र का मतलब तिरछा होता है, टेढ़ा होता है। वृक का मतलब होता है, वृक का मतलब होता है भेड़िया। लेकिन ये जो कास होता है ना, इस कास का मतलब होता है खांसी, इस कास का मतलब होता है खांसी। ये तत्सम है, ये तद्भव है। और ये जो कास है इसका मतलब लंबी घास होता है। इसका मतलब सी वाला आंसर, ये जो तीसरा है यही गलत है, सी आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। अगला कह रहा निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। उन्नति, पत्ता, किनारा। तो किनारा का क्या होता है बच्चे? किनारा का होता है कूल। किनारा का क्या होता है? आप कहोगे सर किनारा का कूल होता है, किनारा का तट होता है, कगार भी कहते हैं, कगार, ठीक है ना, कगार भी कहा जाता है, तीर कहा जाता है, तीर बोलेंगे। ये सब किसके हैं? किनारे के पर्यायवाची हैं। साहिल भी कहते हैं किनारा को, साहिल भी कहा जाता है। अच्छा, तट भी बोला जाता है। पत्ता को क्या कहेंगे? तो पत्ता को पर्ण कहा जाता है, पर्ण। पत्ता को आप कोपल भी बोल सकते हो, कोपल भी कहते हैं। पत्ता को किसले भी कह सकते हो ऐसे, ठीक है ना। पत्ता को पत्र भी आप कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद कह रहा है उन्नति। तो उन्नति का क्या होगा? प्रगति होगा, उत्कर्ष होगा, या कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ स्पीड में सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? उन्नति हो रही है। उन्नति का मतलब क्या हो रहा है भाई? विकास एक तरीके से कह सकते हो, उन्नति, विकास, या आप कह सकते हो प्रगति। प्रगति भी आप प्रगति भी कह सकते हो, प्रगति भी कह सकते हो। और क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे उत्कर्ष भी कह सकते हो, उत्कर्ष, ठीक है। तो उत्कृष्ट नहीं होगा, उत्कृष्ट मतलब एक तरीके से श्रेष्ठ होता है। तरक्की नहीं होगा। पर्ण, प्रसून, प्रसून फूल का होता है, नहीं होगा। उसके बाद कूल ठीक है, साहिल ठीक है। आंसर ये वाला हो जाएगा, सी वाला। तो सी वाला आंसर राइट करिएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन, झुकाव है, भुलाव है और उड़ान है। झुकाव, भुलाव और उड़ान, इस कौन से होंगे जरा बताइएगा।
इसमें प्रत्यय का भेद कौन सा है बताएंगे। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, मोस्टली आपको पता होगा। प्रत्यय के कितने भेद आपको होगा सर? दो। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कौन सा? एक कृत एक तद्धित। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु के साथ लगता है, क्रिया के साथ लगता है, धातु अर्थात क्रिया के साथ लगता है। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो संज्ञा के साथ में लगता है, जो सर्वनाम के साथ में लगता है, और जो किसके साथ लगता है? विशेषण के साथ लगता है, जो विशेषण के साथ लगता है। तो प्रत्यय मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। अब आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है? झुकाओ, झुकना, जैसे शब्द था झुकना, तो झुकना से आपने क्या किया? झुक निकाला, धातु निकाला, आव लगा दिया, झुकाव बन गया। भूलना से भूल निकाला आपने, भूल निकाला, आव लगा दिया, भुलाव बन गया। उड़ना से उड़ निकाला, आन लगा दिया, उड़ान बन गया। अब आप देख रहे होगे ये तीनों के तीनों कैसे शब्द हैं? ये तीनों के तीनों आपके धातु हैं और धातु के साथ में प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब ये जितने भी आपके शब्द बन रहे हैं ये कौन से हैं? तो आप कहोगे सर ये कृदंत शब्द बन रहे हैं। कृदंत का मतलब क्या होता है? कृदंत का मतलब होता है जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ हो। ये जो प्रत्यय है ये कौन से प्रत्यय हैं? आप कहोगे सर कृत प्रत्यय है। इसका मतलब क्या बनेगा? आप झुकाव ये भाववाचक संज्ञा है, उड़ान भाववाचक संज्ञा है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है प्लस आपका कृत प्रत्यय लगा हुआ है, तो भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक नहीं होगा, कर्मवाचक नहीं होगा, ये उसके हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट करिएगा। बोलो क्या क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारक चिन्हों की पहचान दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है असंगत वाक्य कौन सा होगा। एक बार आंसर कर दो सभी लोग जल्दी से, थोड़ा स्पीड में आंसर करिएगा, बस कुछ ही मिनट बाकी हैं पूरी क्लास। यार गड़बड़ हो गई आज की, वरना मजा आता। आज तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। मां के लिए दवाई ले आओ, संप्रदान कारक। रमेश कमरे में बैठा, अधिकरण कारक। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, करण कारक। अब ये तो आसान है, इसमें मत कहना कि सर नहीं होगा या टफ है या तुक्का मार रहे हैं। ये तो तुक्का मारने वाला है ही नहीं। चलिए, मणिक ने पत्र लिखा, भाई मणिक के साथ ने विभक्ति कर्ता कारक है, बोले सर सही है। मां के लिए दवाई लाओ, ये भी संप्रदान कारक है, सही है। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक, ये भी सही है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्लोज वाला मामला है। देखिए वैसे तो ये भी सही है, मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल होना क्या चाहिए? तार के द्वारा सूचित किया। तो यहाँ पूरी विभक्ति आपको लिखनी के द्वारा, तब ये करण कारक सही माना जाएगा, केवल द्वारा यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस आधार पे आप देखोगे तो आंसर डी वाला राइट होगा। ये बहुत ही क्लोज वाला मामला है, तो आंसर डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सोनाली सिंह जी का आंसर बिल्कुल सही है, रेणु का आंसर सही है। अगला कह रहा वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए और बताइए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता। अब देखो ये तो सही पूछ रहा है। जो भाई देखो, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनेत्री। मेरे इंटरनेट की वजह से क्लास गड़बड़ हो गई, वरना बहुत अच्छी चलती। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं कहते, उसे व्याकरण कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण कहा जाता है। आंखों से जो परे हो उसे परोक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कहते। क्या कहते हैं? उसे परोक्ष कहा जाता है। उसके बाद कह रहा प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। इसका मतलब क्या होता है? आंखों के सामने घटित घटना या आंखों के सामने जो हो। व्याकरणिक का मतलब क्या होता है? व्याकरणिक का मतलब होता है व्याकरण से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, इसको आप व्याकरणिक कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभिनेता जो अभिनय करता है, जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, आपको पता ही है। तो आंसर लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। ये बात आपकी राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाला कर दीजिएगा राइट। आज एक प्यारा सा होमवर्क लाया हूं।